गुड मॉर्निंग गाइस। चैप्टर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट। हम बैलेंस शीट पार्टनरशिप में भी बनाते हैं, हम बैलेंस शीट प्रोप्राइटरशिप में भी बनाते हैं। पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में जो बैलेंस शीट बनती है उसमें हम एक तरफ लाइबिलिटीज लिखते हैं, दूसरी तरफ एसेट लिखते हैं और लाइबिलिटीज की टोटल और एसेट की टोटल दोनों इक्वल। पार्टनरशिप की जो बैलेंस शीट बनती है, प्रोप्राइटरशिप की जो बैलेंस शीट बनती है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनती है। एक तरफ लाइबिलिटीज और दूसरी तरफ एसेट। मगर कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है, कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं बनती। कंपनीज एक्ट 2013 की शेड्यूल 3 में कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है और वो फॉर्मेट जो दे रखा है वो वर्टिकल फॉर्मेट दे रखा है। मतलब पहले हमें सारी लाइबिलिटीज को लिखना होता है और उसके बाद हम सारी एसेट को लिखते हैं। पहले सारी लाइबिलिटीज, उसके बाद सारी एसेट। ये जो शेड्यूल 3 में जो कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है वो कंपल्सरी है। मतलब हर कंपनी को जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, हर कंपनी को कंपनी की जो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी वो बैलेंस शीट जो शेड्यूल 3 में प्रोविजन दे रखा है उसी के अकॉर्डिंगली बनानी पड़ेगी। मतलब वो शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दे रखा है वो कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट भी बना सकते हो, वर्टिकल फॉर्मेट भी बना सकते हो। नहीं, आप केवल उसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना सकते हो जिस फॉर्मेट में शेड्यूल 3 में हमें दे रखा है। जो फॉर्मेट शेड्यूल 3 में दे रखा है उस फॉर्मेट को हम डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट आपने बहुत सारी बनाई होगी, हमें यहाँ बैलेंस शीट ही बनानी है। बस थोड़ा सा फॉर्मेट का ध्यान रखना है, अदरवाइज बनानी तो हमें केवल और केवल बैलेंस शीट ही है, राइट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये जो शेड्यूल 3 में दे रखा है, ऊपर पूरा नाम लिखना होता है, बैलेंस शीट ऑफ स्टार प्राइवेट लिमिटेड, स्टार लिमिटेड, जो भी है कंपनी का नाम है, एज ऑन दिस डेट का। तो हमें पूरा ऊपर लिखना होता है कि ये किस कंपनी की बैलेंस शीट है और किस ईयर की बैलेंस शीट है, राइट। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें लिखना होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। केवल लाइबिलिटीज वर्ड यूज नहीं होता है। क्या वर्ड यूज होता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हम टोटल 4 हेडिंग लगाते हैं। फर्स्ट हेडिंग इज शेयर होल्डर फंड, सेकेंड हेडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड हेडिंग इज नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड फोर्थ हेडिंग इज करंट लाइबिलिटीज। ये टोटल 4 हेडिंग होती है। अच्छा, अगर मान लो जैसे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मान लो ये है ही नहीं तो हमें इसको लिखना नहीं है, जो है वो ही लिखना है। मान लो शेयर होल्डर फंड है और करंट लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म ये जो नॉन करंट लाइबिलिटी ये है ही नहीं, तो आपको केवल शेयर होल्डर फंड लिखना है और करंट लाइबिलिटीज लिखनी है। मतलब अगर कोई हेडिंग में कोई लाइबिलिटी नहीं है तो उसको हमें वो हेडिंग लगानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट तो वैसे ही बनेगा फिर आप नील कर दोगे, ऐसा नहीं। अगर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं है तो फिर इसको लिखना भी नहीं है, ठीक है। तो टोटल 4 हेडिंग में हमने इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को डिवाइड किया है। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। सबसे पहले बात करते हैं शेयर होल्डर फंड की। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले हमने लिखा है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है, अलग अलग टाइप की शेयर कैपिटल हो सकती है। तो अलग अलग शेयर कैपिटल को हम यहाँ पर अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर केवल एक अमाउंट लिखेंगे, शेयर कैपिटल का अमाउंट, और उसकी जो डिटेल है वो हम बनाएंगे नोट के अंदर। जैसे मान लो शेयर कैपिटल की हमें डिटेल बनानी है तो यहाँ पर लिखेंगे नोट नंबर 1। जैसे हम वर्किंग नोट्स कैसे बनाते हैं उसी तरह से बैलेंस शीट के लिए क्या बनते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। P&L स्टेटमेंट के लिए क्या बनते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। हमने उसको क्या नाम दिया है?
नोट्स टू अकाउंट्स। तो जैसे मान लो शेयर कैपिटल है, उसमें हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 2-3 टाइप के हैं। तो वो सारी डिटेल कहां पर आएगी? नोट्स टू अकाउंट्स में। हम उसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स इज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का पार्ट है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में हम डालेंगे नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, और फिर उसमें सारी डिटेल लिखेंगे, और जो नेट अमाउंट होगा वो यहां पर हम लिखेंगे इस कॉलम में। ये करंट ईयर का और ये प्रीवियस ईयर का। अच्छा, जनरली प्रीवियस ईयर की डिटेल हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती है, तो जनरली हमें प्रीवियस ईयर का कॉलम बनाना नहीं होता है, केवल करंट ईयर का कॉलम ही बनाना होता है। तो करंट ईयर का शेयर कैपिटल एक अमाउंट आएगा, और उसकी जो डिटेल है वो नोट्स टू अकाउंट्स में आएगी, और हम यहाँ पर लिख देंगे नोट नंबर 1। मतलब जिसकी भी डिटेल है उसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स में वो डिटेल बनाएंगे, और नेट अमाउंट हम बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, शेयर कैपिटल में भी ये जो डिटेल बनती है, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स जो बनता है, उसमें शेयर कैपिटल में भी आपने पढ़ा होगा ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप। यहाँ जो अमाउंट आता है, यहाँ जो अमाउंट आता है वो होता है पेड अप। जितना पेड अप किया, मतलब जितना कॉल्ड अप किया माइनस कॉल्स इन एरियर। अगर कॉल्स इन एरियर है तो माइनस होके नेट अमाउंट जो होगा वो यहाँ पर आएगा करंट ईयर के अमाउंट में, राइट। जो पेड अप अमाउंट है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, राइट। तो जब हम नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल बनाते हैं तो सारी डिटेल लिखते हैं। ये ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ये इश्यूड शेयर कैपिटल है, ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है, ये पेड अप शेयर कैपिटल है, और ये कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ये कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है, और ये पेड अप शेयर कैपिटल है। सबसे लास्ट में क्या आता है? पेड अप। सारी डिटेल अगर हमें क्वेश्चन में दे रखी है तो नोट्स टू अकाउंट्स में वो सारी डिटेल हमें दिखानी पड़ती है। ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप और पेड अप, राइट। इक्विटी शेयर के लिए भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए भी, ठीक। दूसरा यहां पर लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में सारे टाइप के रिजर्व, और सरप्लस का मतलब P&L। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम सारे रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं, मगर यहां पर क्या आता है? नेट अमाउंट। हम इसके लिए बना देंगे नोट नंबर 2, और उसकी डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स में बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में हम लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें हमारे पास जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसी में आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, P&L का बैलेंस, जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है, DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो भी हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है, उनके जो नेट बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो सब हमें यहाँ पर लिखना है और उसका टोटल करना है। जो टोटल होगा वो यहाँ पर आएगा। अच्छा, P&L का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, रिजर्व के तो डेबिट बैलेंस नहीं होते, मगर P&L का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो हमें P&L का अगर डेबिट बैलेंस है तो रिजर्व एंड सरप्लस को P&L का डेबिट बैलेंस नेट करके लिखना है। मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल, जनरल रिजर्व का बैलेंस है 70,000, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है 30,000, और P&L का डेबिट बैलेंस है 40,000। तो ये 40,000 नेट हो जाएगा, और ये नेट अमाउंट बचा 60,000। हम लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में कितने लिखेंगे? 60,000। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जनरल रिजर्व है ही नहीं, कैपिटल रिजर्व है ही नहीं, केवल P&L है और उसका भी डेबिट बैलेंस ही है 40,000। तो हम 40,000 लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में लिखेंगे, और यहां पर हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे 40,000। केवल एक ही रिजर्व एंड सरप्लस है P&L, और उसका भी डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा, माइनस में आएगा। उसको एसेट साइड में नहीं दिखाना है, लाइबिलिटी साइड में, मतलब इधर इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में दिखाना है, फिर वो नेगेटिव करके दिखाएंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे, ठीक। फिर दे रखा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अगर है शेयर वारंट का अगर कुछ पैसा मिला है तो जनरली हमारे इंटर लेवल के लिए जनरली ये पॉइंट नहीं आता। अब ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो सबके लिए बना हुआ है, इंटर लेवल के लिए जनरली इसका पॉइंट नहीं आता, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। बट अगर दे रखा हो तो उसको हमें यहाँ पर अमाउंट में लिखना है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट,
शेयर एप्लीकेशन, हमने एप्लीकेशन मनी तो मंगा ली बट अभी तक हमने शेयर अलॉट नहीं किए। जब तक वो अलॉट नहीं किए तब तक वो कैपिटल नहीं बनी। तो अगर ईयर एंड होने तक हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव तो की है बट अभी तक शेयर अलॉट नहीं किए, तो वो हमें अलग से हेडिंग में दिखाना है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसका जो अमाउंट होगा वो आ जाएगा। और अगर उसकी कोई डिटेल बनानी है तो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिटेल बन जाएगी, अगर डिटेल बनाने की जरूरत पड़ती है तो ये पहली हेडिंग है और वो है शेयर होल्डर फंड, और दूसरी हेडिंग हो गई शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब वो लाइबिलिटीज जो करंट लाइबिलिटीज नहीं है। जनरली करंट लाइबिलिटीज में वो होती है जो लाइबिलिटी अप टू 1 ईयर होती है, जो 1 साल तक की लाइबिलिटी है वो करंट लाइबिलिटी, अदरवाइज वो नॉन करंट लाइबिलिटी, राइट। अब नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग, कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, किस डिबेंचर इश्यू किए हुए, वो सब क्या हो गए, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग भी 2 तरह की हो सकती है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। तो हम सिक्योर्ड को अलग दिखाएंगे, अनसिक्योर्ड को अलग दिखाएंगे, और ये सारी डिटेल हम कहाँ दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में हम लिखेंगे इतना सिक्योर्ड है और इस पर क्या सिक्योरिटी दे रखी है वो भी डिटेल हम नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। अनसिक्योर्ड लोन, इतना अनसिक्योर्ड लोन है और जहां से ले रखा है। डिबेंचर, डिबेंचर हो सकता है सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो। तो डिबेंचर सिक्योर्ड है तो क्या सिक्योरिटी है वो दिखाना है, अनसिक्योर्ड है तो उसका अमाउंट दिखाना है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एक होता है डेफर्ड टैक्स एसेट, यहां आगे लिखा हुआ है नेट, यहां आगे दे रखा है नेट। ये नेट का क्या मतलब है, हम डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट, वैसे डेफर्ड टैक्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बना हुआ है मगर वो हमारे इंटर के कोर्स में नहीं है, तो अभी इसके बारे में शायद आपके एग्जाम में भी कोई पॉइंट शायद नहीं आएगा, बट अगर आ जाता है तो उसको आपको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को कहाँ दिखाना है, लाइबिलिटी में। डेफर्ड टैक्स एसेट को कहाँ दिखाना है, एसेट में। आगे लिखा हुआ है नेट। नेट का मतलब क्या, मान लो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है सपोज 40,000 और डेफर्ड टैक्स एसेट है सपोज 30,000, तो ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। कितनी ज़्यादा है, 10,000। तो 10,000 ज़्यादा क्या है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे 10,000 रुपीज़। फिर ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स को नहीं दिखाना है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को नहीं, केवल डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगी 10,000 रुपीज़। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है 30,000 और डेफर्ड टैक्स एसेट है 40,000। अब ज़्यादा कौन सा हो गया, डेफर्ड टैक्स एसेट ज़्यादा हो गई, कितनी ज़्यादा है, 10,000। तो अब लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं आएगा, एसेट साइड में आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट 10,000। मतलब दोनों को नेट करना है, जो ज़्यादा होगा वो आएगा, राइट, जितने से ज़्यादा है। तो या तो मतलब बैलेंस शीट में दोनों नहीं आएंगे, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा जो ज़्यादा है, ठीक। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट या फिर इधर आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और कोई लाइबिलिटी हो, जैसे कोई पब्लिक डिपॉजिट ले रखी हो जो कि 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए है ना, कुछ इस तरह की लाइबिलिटी जो 1 साल से जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन किया हुआ है जिसका टाइम पीरियड 1 साल से, कोई ऐसा प्रोविजन जिसका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वो बना हो, तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके बाद में आता है करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी में हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म बोरोविंग, इधर आता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग जिसका टाइम पीरियड 1 साल से, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे बैंक सीसी लिमिट, ये सारे शॉर्ट टर्म बोरोविंग है। ट्रेड पेबल्स, जिसको हम पहले क्रेडिटर्स बोलते हैं, अब क्रेडिटर्स की जगह नाम क्या लिखा जाता है, ट्रेड पेबल। अदर करंट लाइबिलिटी, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, है ना, या कोई भी अदर करंट लाइबिलिटी हो, तो बिल्स पेबल, ये सब अदर करंट लाइबिलिटीज में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे इनकम टैक्स का प्रोविजन, आईटी प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन यहाँ आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ आता है। इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाया वो, कोई एक्सपेंसेस का प्रोविजन बनाया वो। डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड यहाँ पर आएगा, प्रपोज्ड डिविडेंड इसमें आएगा, या डिविडेंड पेबल दे रखा हो, डिविडेंड पेबल यहाँ पर आएगा। ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कवर होते हैं। इनकम टैक्स का प्रोविजन, कोई एक्सपेंसेस का प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड पेबल नाम दे रखा हो, ये सब
शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में कवर होते हैं। नॉन करंट एसेट्स, ये तो हो गई आपकी लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अब आते हैं हम एसेट साइड पे। एसेट साइड में हमने एसेट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स और सेकेंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में वो सारी एसेट आएगी जो करंट एसेट्स नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले हम करंट एसेट्स को समझ लेते हैं। करंट एसेट्स क्या क्या? करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट वो जिसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कह सकते हो, जिसको हमने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए परचेज किया है, हमें पता है 2-4 महीने के लिए हमने परचेज किया है, सेल करना है, करंट इन्वेस्टमेंट, या जिसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आप कह सकते हो। इन्वेंट्रीज, स्टॉक, कितने तरह का स्टॉक होता है? WIP का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक, और हो सकता है स्पेयर पार्ट्स, स्टोर्स, कंज्यूमेबल गुड्स का स्टॉक, जो भी इन्वेंट्री है। अच्छा, जो अगर अलग अलग टाइप की इन्वेंट्री है तो आप उसकी डिटेल बनाओगे, फिर उसकी डिटेल के लिए यहाँ नोट्स नंबर लिखोगे कि हमने इसकी डिटेल कौन से नोट्स, जैसे वर्किंग नोट होते हैं ना, उसी तरह से नोट्स नंबर कि नोट्स टू अकाउंट्स में इतने नंबर पे हमने इन्वेंट्री की डिटेल दी, उसमें फिर सारी डिटेल आ जाएगी कि इतना फिनिश गुड्स का स्टॉक है, इतना रॉ मटेरियल का, इतना WIP का, इतना कंज्यूमेबल गुड्स का, इतना स्पेयर पार्ट्स का, इतना ये, वो सारी इन्वेंट्री इसमें कवर हो जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, डेटर्स नहीं लिखते, अब क्या लिखते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, है ना, बहुत शॉर्ट टर्म की जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, हाईली लिक्विड एसेट्स, हम उसको लिखते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट में। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, हमने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन या एडवांस दिया है तो वो इसमें कवर हो जाएगा। या और भी कोई करंट एसेट्स है जिसका टाइम पीरियड विदिन 1 ईयर है, जो हमें विदिन 1 ईयर रियलाइज होनी है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। एक्रूड इनकम, अदर करंट एसेट्स में कवर हो जाएगा। अच्छा, अब लेते हैं इसके अलावा जो भी एसेट है वो सारी क्या हो गई? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हमने सबसे पहला पार्ट दिया है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स भी दो तरह की होती है, एक होती है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, एक होती है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, कंप्यूटर, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ये डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं और नॉन डेप्रिसिएबल, जैसे लैंड फिक्स्ड एसेट्स है, टेंजिबल है बट नॉन डेप्रिसिएबल है। डेप्रिसिएबल में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब डेप्रिसिएबल है। तो जो टेंजिबल एसेट्स है उसको अलग से दिखाते हैं। जो इनटेंजिबल एसेट्स है जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, टेक्निकल नो हाउ, ये सारे इनटेंजिबल एसेट्स में कवर होते हैं। हमें अलग अलग शो करना होता है कि इतनी टेंजिबल। अच्छा, टेंजिबल एसेट्स की लिस्ट, नोट्स नंबर लगा दो। ये नोट्स नंबर यहाँ से आपको सीरियल ऑर्डर में जहाँ जहाँ से लगा रहा हो, जैसे मान लो आपने शेयर कैपिटल के लिए मान लो नोट नंबर 1 लगा दिया, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 2 लगा दिया, लॉन्ग टर्म बोरोविंग बहुत सारी है तो मान लो इसके लिए नोट नंबर 3 लगा दिया आपने। सपोज ट्रेड, ये जो अदर करंट लायबिलिटीज है इसके लिए आपने नोट नंबर 4 लगा दिया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन बहुत सारे हैं तो आपने नोट नंबर 5 लगा दिया। फिर इसके आगे टेंजिबल एसेट्स के लिए आप नोट बना रहे हो तो नोट नंबर 6, मतलब जिसके लिए आपको नोट की जरूरत पड़ रही है वो सीरियल ऑर्डर से ऊपर से आप नोट नंबर लगाते आएंगे, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स की आपने लिस्ट बना दी। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ जो नेट अमाउंट आएगा वो WDV आएगी, मतलब एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, वो नेट होके यहाँ पर नेट अमाउंट आएगा। बैलेंस शीट में भी ऐसे ही होता है, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाते हैं या प्रोप्राइटरशिप की बनाते हैं तो आउटर कॉलम में जो नेट अमाउंट आता है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन आता है। इनटेंजिबल एसेट्स में भी ऐसे ही होगा, जो नेट अमाउंट होगा वो आउटर कॉलम आ जाएगा। और बहुत सारी है तो आप उसके लिए नोट्स बना के उसकी। अच्छा, इनटेंजिबल एसेट्स है ही नहीं तो फिर ये लिखना भी नहीं है, फिर क्या लिखोगे? सीधा टेंजिबल एसेट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है टेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। टेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर कोई एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन में तो उसको हम अलग से बैलेंस शीट में दिखाते हैं। सेम इसी तरह से इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अगर इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में तो उसको अलग से दिखाते हैं।
ये तो हमने, ये हेडिंग क्या है, फिक्स्ड एसेट, मतलब ये नॉन करंट एसेट्स की पहली हेडिंग है फिक्स्ड एसेट, जिसमें 4 हो गए, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देखो करंट इन्वेस्टमेंट तो यहाँ आते हैं करंट एसेट्स में, जिसका मैच्योरिटी पीरियड विद इन 1 ईयर होता है, और बाकी हो गए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपने अच्छा केवल इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है करंट है या नॉन करंट, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। जो भी इन्वेस्टमेंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसको हमें यहाँ दिखाना है। अगर बहुत सारे तो नोट्स नंबर, उसकी डिटेल नोट्स में डाल दो। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, वो मैंने बताया था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट को, और ये डिटेल में आप आगे जाके कभी ना कभी किसी एएस में पढ़ोगे, इंटर में वो एएस कवर नहीं होता है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन या एडवांस आपने दे रखा है, देखो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस है तो करंट एसेट्स में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस आपने दे रखा है तो वो नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा। अदर नॉन करंट एसेट, इसके अलावा और कोई करंट, ऐसी कोई आपके पास नॉन करंट एसेट है तो वो यहाँ आपको शो करनी है, आप उसको हेडिंग से दिखा दोगे कि ये और हमारी नॉन करंट एसेट्स है। तो ये सारे हम एसेट साइड में दिखाते हैं, मतलब एसेट साइड में हम सारी एसेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखो एसेट को एसेट साइड में दिखाना है, लायबिलिटीज को लायबिलिटी। बैलेंस शीट का जो जनरल रूल है वो तो वही है, केवल फॉर्मेट का डिफरेंस, आपको फॉर्मेट वाइज उसको शो करना है, और जो डिटेल है वो नोट्स टू अकाउंट्स में, शेयर कैपिटल की डिटेल्स नोट्स टू अकाउंट्स में, नॉन करंट एसेट्स की डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स में, रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स में, मतलब सारी डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स, एंड नोट्स टू अकाउंट्स इज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का वो पार्ट है। तो सारी डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स में, सब कुछ लिखना है कहाँ पर, नोट्स टू अकाउंट्स में, और यहाँ पर आपको नेट फिगर लिखना है, जो नेट अमाउंट है वो। अच्छा, हर चीज़ का नोट्स टू अकाउंट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं, जहाँ पर आपको लग रहा है क्या इसका नोट्स टू अकाउंट्स हमें बनाना पड़ेगा, केवल वो ही लिखना है, अदरवाइज आपको नोट्स टू अकाउंट हर एक एसेट और हर एक लायबिलिटी के लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स की जरूरत नहीं है। फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है और किसका नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाना है। करेक्ट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इजी है। लायबिलिटी साइड में 4 हेडिंग, कौन कौन सी हेडिंग? फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, सेकेंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड नॉन करंट लायबिलिटी, फोर्थ करंट लायबिलिटी। फिर एसेट साइड में 2 हेडिंग, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, अदर नॉन करंट एसेट्स, जो भी है वो नॉन करंट एसेट्स सारी एक साथ, और उसके बाद में करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको क्या दिखाना है? बाकी सारी एसेट्स नॉन करंट एसेट्स, जो जो करंट एसेट्स में नहीं आता वो सब नॉन करंट एसेट्स में आपको लिखना है। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स और अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सब अदर करंट एसेट्स में हम कवर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको इस फॉर्मेट को बस 1-2 बार ध्यान से पढ़ना है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारी बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी जनरल रूल है, कोई इसमें आपको कुछ फॉर्मेट के अलावा कुछ ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा फॉर्मेट को आपको ध्यान में रखना है और उससे आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 बार आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो बैलेंस शीट के, उससे पहले 2-3 बार आप इस बैलेंस शीट को 2-3 बार एक बार रीड कर लेना, तो आपको ये फॉर्मेट दिमाग में समझ में आ जाएगा कि मुझे इस तरीके से बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें काम की भी नहीं है, जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये बहुत सारी चीज़ें आती भी नहीं है, इंटर लेवल तक मतलब इनके आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम P&L स्टेटमेंट कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या है। P&L अकाउंट नहीं बनता, P&L का भी क्या बनता है? स्टेटमेंट। तो P&L स्टेटमेंट कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या, उसको डिस्कस करेंगे, और फिर उसकी नेक्स्ट क्लास से हम इसके P&L स्टेटमेंट के और बैलेंस शीट के क्वेश्चंस जो आपको मैंने नोट्स में दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।